दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। वो मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उन्होंने ही अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस वंश में आगे चलकर सम्राट अशोक जैसे महान शासक का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन के सारी महत्वपूर्ण घटनाओं और पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 300 ईसा पूर्व हुआ था। पाटलिपुत्र यानी मॉडर्न डे पटना के पास हुआ था। इनकी माता का नाम मुरा था, जो नंदा साम्राज्य में एक दासी थी, और चंद्रगुप्त के पिता मौर्य एक क्षत्रिय थे। जब चंद्रगुप्त अपनी माँ की कोख में थे, तभी एक लड़ाई में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ऐसी स्थिति में उनकी माँ अपने भाई के घर पाटलिपुत्र रहने चली गई थी, जहाँ चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था और आगे जाकर वो चक्रवर्ती सम्राट बने और इन्होंने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक करना चाहते थे और इस कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। उन्होंने भारत में 24 सालों तक शासन किया और यही वजह है कि चंद्रगुप्त को भारत के इतिहास का एक महान सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त के गद्दी पर बैठने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। अब देखो क्या था कि सिकंदर के आक्रमण के समय ईसा के जन्म के 327 साल पहले मगध साम्राज्य पर नंद वंश के राजा सम्राट धनानंद का शासन हुआ करता था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक और पश्चिम में सिंधु से लेकर पूरब में इतने बड़े मगध साम्राज्य का अधिपति सम्राट धनानंद एक लालची राजा था। धन पर खुश होने वाले धनानंद ने अपने राज्य में जनता पर अलग अलग तरीके के कर लगा रखे थे। माना जाता है कि धनानंद ने इसी कर से 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का विशाल भंडार भर लिया था, क्योंकि वह छोटी छोटी चीजों पर बड़े बड़े कर लगाकर जनता से धन वसूल करता था, जिसकी वजह से जनता नंद शासन के खिलाफ हो गई। अब चारों तरफ गुस्से और विरोध का वातावरण बनने लग गया। अब आर्यव्रत के जनपद इस मगध राज्यों के सीमाओं पर इस समय यूनानी यवन सैनिक तलवार लिए खड़े थे, पर सत्ता के मध्य में चूर धनानंद को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी महाजनपद नगर राज्य की सीमा में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक को हर वक्त अपने देश की चिंता सताती रहती थी। अब इन चणक के एक मित्र थे सट्टार, जो धनानंद के दरबार में एक बड़े ओहदे वाले मंत्री थे। इसलिए चणक ने सट्टार के साथ मिलकर धनानंद के साम्राज्य को खत्म करने की एक योजना बनाई। लेकिन अब क्या हुआ कि इस योजना की खबर महामात्य देवीदत्त के पास पहुंच गई। ये देवीदत्त मगध के राजा धनानंद का एक खास मंत्री था। इसने चाणक्य और सट्टार की बनाई गई योजना धनानंद को बता दी। अब अपने खिलाफ चल रही योजना को सुनकर धनानंद ने अपने मंत्री सट्टार और आचार्य चणक को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी और इसी के साथ चाणक्य का कटा हुआ सर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। अब यहाँ पर अपने पिता का कटा हुआ सर देखकर चाणक्य के आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की उम्र केवल 14 साल की थी। अब रात के अंधेरे में चाणक्य ने खंबे पर लटके अपने पिता के सर को खंबे से उतारा और एक कपड़े में लपेटा और फिर चाणक्य ने अपने पिता का अकेले देह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई कि जब तक अपने पिता के हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई भी चीज नहीं खाऊंगा, और जब तक महामात के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक अपनी यासिका खुली ही रखूंगा, क्योंकि मेरे पिता का तर्पण तभी पूरा होगा जब तक धनानंद हत्यारे का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो, क्योंकि उसकी मौत का लेख अब मैं खुद लिखूंगा। अब चाहे डर से या फिर दूरदर्शी सोची गई योजना को पूरी करने के लिए कौटिल्य ने जनपद मगध साम्राज्य को छोड़ दिया और तक्षशिला की ओर चल दिए। और इसी तक्षशिला में कौटिल्य ने अपने ज्ञान के झंडे बुलंद किए और इसी ज्ञान के जरिए कौटिल्य तक्षशिला के महान आचार्य बन चुके थे। अब उनके ज्ञान की ख्याति नगर नगर तक फैलने लगी। लेकिन चाणक्य की नजरें सिर्फ एक ऐसे वीर को ढूंढ रही थी, एक ऐसे वीर को जो मगध के साम्राज्य की नींव को हिला के रख दे, एक ऐसे वीर को जो मगध के महाराज को मारकर मगध साम्राज्य का महाराज बन जाए, चाणक्य के सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखता हो। अब इन्हीं दिनों चाणक्य अपने आश्रम से जंगल के रास्ते होते हुए तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ बच्चे राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। अब चाणक्य की नजरें उस बच्चे पर जाकर रुकी जो राजा बनकर बैठा था। अब चाणक्य की इच्छा हुई ये जानने की कि ये खुले विचार और उच्च प्रतिभा और महान कद काठी का ये महावीर है कौन। चाणक्य ये देखने के लिए उस बच्चे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक चीता आदम का और चीते को देखकर सारे के सारे बच्चे भाग गए। लेकिन राजा बना वो बच्चा झट से अपनी तलवार निकालकर चाणक्य और चीते के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और चीते को चाणक्य के पास में पहुंचने से पहले ही चीते से भिड़ गया
और उसने चीते को मार दिया। ऐसे वीर की वीरता को देखकर चाणक्य बहुत खुश हुए और वहीं चाणक्य ने उस वीर से पूछा कि तुम इतने वीर और साहसी कैसे बने। तब उस साहसी बालक ने जवाब दिया कि मैं राजा बना था और एक राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, इसलिए मैं बिना किसी डर के अकेला ही लड़ा और वैसे भी मुझे मगध के राजा धनानंद से अकेले ही लड़ना है। तब चाणक्य ने उस बच्चे से पूछा कि धनानंद से तुम्हें क्यों लड़ना है। तब उस बच्चे ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि उस क्रूर धनानंद ने मेरी माता को अपमानित करके राजभवन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। तब चाणक्य ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है आर्यपुत्र, और उस वीर का जवाब था चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर उसने ऊंची आवाज में कहा कि वीर सम्राट विराट चंद्रगुप्त मौर्य। अब इतने वीर साहसी बच्चे के शब्दों को सुनकर चाणक्य भविष्य में झांकने लगे, जहाँ ये वीर बच्चा मगध का राजा बना बैठा था। तब चाणक्य ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। तब चंद्रगुप्त ने जवाब दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि मैं भी अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ धनानंद से, और तुम अपनी माँ का। तो क्यों न ये दोनों नदियाँ मिलकर एक बड़े समुद्र का रूप धारण कर लें। आज से तक्षशिला का ये महान आचार्य चाणक्य तुम्हारा गुरु होगा। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना गुरु स्वीकार किया और उन्हें प्रणाम किया। और फिर इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त को एक अनजान जगह ले गए, क्योंकि धनानंद साम्राज्य से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। देवगुप्त और कात्यायन जैसे कूटनीति वाले उसके खास मंत्री थे। राजा धनानंद क्रूर होने के साथ साथ एक ताकतवर योद्धा भी था, जिसने सिकंदर जैसे योद्धा को भी ब्यास सतलज के मैदानों से वापस रवाना कर दिया था। और कोई भी शासक धनानंद से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसके पास में एक विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सेना, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की एक महासेना थी। ऐसे में धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने की हिम्मत कौन कर सकता था। इसके लिए एक कठिन तैयारी, सैन्य शक्ति और जन समर्थन की जरूरत थी, और चाणक्य इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को सबसे पहले शास्त्रों की शिक्षा दी, और इसके बाद अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई, और फिर सबसे लास्ट में राजनीति और गोपनीयता का पाठ पढ़ाया गया। चंद्रगुप्त चाणक्य द्वारा ली गई हर कड़ी परीक्षा में पास हुआ। अब चंद्रगुप्त दिन रात अस्त्र शस्त्र का प्रयास करते रहते। वो अपनी भूख, प्यास, नींद को भूल चुके थे। अब अपने कठिन परिश्रम की आग में तपकर चंद्रगुप्त सोना बन रहा था, और चाणक्य भी इस वीर के साहस को देखकर आश्चर्यचकित होते रहते। अब कुछ सालों में प्रयास करते करते चंद्रगुप्त एक महान योद्धा बन चुके थे, और एक दिन वो दिन आ गया जो चंद्रगुप्त की परीक्षा का दिन था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जाओ, फिर से उसी जंगल में जाओ जहाँ से तुम आए थे। जंगल में रहने वाले जातियों और जनजातियों को इकट्ठा करो, और उनमें से योद्धाओं को चुनो और एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण करो। आदिवासियों में जन चेतना को जागृत करो, लेकिन ये याद रखना कि इस काम को बहुत ही गुप्त तरीके से करना होगा, और जब ये काम पूरा हो जाए तब तुम मेरे पास आ जाना। चाणक्य को प्रणाम करते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और फिर चंद्रगुप्त ने अपनी तीर कमान उठाए, तलवार को अपनी कमर में डाला और घोड़े पर सवार होकर फिर से उसी जंगल की ओर चल दिए। अब वो एक बालक नहीं थे, बल्कि एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त महान बन चुके थे। अब जिस समय चंद्रगुप्त जंगल में योद्धाओं को इकट्ठा कर सेना का निर्माण कर रहे थे, उसी समय सिकंदर राजा हमले की तैयारी कर रहा था। जैनब और जिनाब नदी पर राज करने वाले राजा थे, और इसकी दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य गंधार और भारत के सभी 16 महाजनपदों के राजाओं को इकट्ठा करके सिकंदर को टक्कर देने की तैयारी कर रहे थे। चाणक्य ने सभी 16 महाजनपदों के राजाओं को अखंड भारत के अखंड सेना के निर्माण की योजना बताई, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद सिकंदर में एक महान युद्ध हुआ, जिसे दुनिया ने बैटल ऑफ द हाइडर स्पेस के नाम से जाना। इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है कि इस भयानक युद्ध के बाद राजा कौरस ने चाणक्य की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और फिर चाणक्य ने पुरु को अपने वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिलवाया। ईसा के जन्म के 323 साल पहले सिकंदर की मृत्यु हो गई, पर इस समय तक सिंधु, कंधार, पंजाब और ईरान के कई हिस्सों पर सिकंदर के सेनापतियों का कब्जा था। और इसी मौके के इंतजार में बैठे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी छोटी सी सेना के साथ पंजाब के यूनानियों पर धावा बोल दिया। इन यूनानी सेनाओं पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद यूनानियों ने इस पंजाब के इलाके को खाली कर दिया, और फिर इसके बाद पूरे पंजाब पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो गया। दोस्तों, इतिहास में इस घटना को चंद्र राज्य रोहन के नाम से जाना जाता है। अब पंजाब को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब के राजा बन चुके थे, और आचार्य चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बन गए थे। अब अपनी पहली जीत के बाद इन दोनों ने अखंड भारत की अपनी बात रखी, और फिर इन्होंने पंजाब में एक शक्तिशाली सेना की स्थापना की। अब इसी महासेना के साथ में 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र मगध की राजधानी पर हमला कर दिया। शुरू में तो चंद्रगुप्त को नंदा सेना के हाथों कई करारी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, और हार का मुंह भी देखना पड़ा। अब गुरु चाणक्य ने ये सोचा कि क्या वजह है कि हम नंदा साम्राज्य के सामने टिक नहीं पा रहे हैं।
और फिर समझ में आया कि नंदा साम्राज्य पर सीधे हमला करने की वजह से हम हार रहे हैं। इसलिए उन दोनों ने मिलकर नई योजना बनाई और अब डायरेक्ट यानी सीधे नंदा साम्राज्य पर हमला करने की बजाय पहले आसपास के छोटे छोटे राज्यों को एक एक करके हराने की सोची। लेकिन उसी समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अलेक्जेंडर सेल्यूकस को अपना राज्य सौंपकर ग्रीस की ओर जा चुके थे और फिर उनके जाने के बाद भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में राज्यपालों ने खुद को राजा घोषित कर दिया। और इस परिस्थिति को देखकर चाणक्य की सलाह को मानते हुए चंद्रगुप्त ने वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ गठबंधन किया और फिर एक एक करके सारे शासकों को हराना शुरू किया। और फिर इस तरह से उसने मगध के किनारों पर स्थित पंजाब के क्षेत्र में खुद को स्थायी कर लिया, जो चाणक्य के अनुसार नंदा साम्राज्य का अंत करने के लिए एक सही जगह थी। इधर चंद्रगुप्त ने भी अपने गुरु चाणक्य के कहे अनुसार हिमालय क्षेत्र के राजा पर्वतका के साथ संधि की और एक सेना तैयार की और फिर उन्होंने इस सेना की मदद से नंदा साम्राज्य पर हमला कर दिया और धनानंद की हत्या कर दी। तो इतिहासकारों के अनुसार 322 ईसा पूर्व नंदा साम्राज्य का अंत हुआ और चाणक्य का बदला पूरा हुआ और फिर यहीं से मगध में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत